हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में, जो 12th क्लास का एक चैप्टर है। बट उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी अपनी लास्ट वीडियो के बारे में। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मेरे दो स्टूडेंट्स ने, मेरी एक स्टूडेंट और एक मेरे करेंट स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर किया था। दोनों ने ही बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज बताई जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान उनको एक्सपीरियंस हुई और उन्होंने सीखी। उन्होंने वो स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आपके साथ शेयर करी। आप उन्हें डेफिनेटली यूज कर सकते हैं अपने 12th क्लास के बोर्ड्स में, या अगर आपको और भी ऐसी स्ट्रैटेजीज जाननी है और उस लर्निंग प्रोसेस को खुद एक्सपीरियंस करना है तो आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस आईडी पे अपनी क्वेरीज दे करके। बैचेस स्मॉल हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आप भी उन्हीं की तरह 100% स्कोर कर पाएंगे। चलिए वापस आते हैं अब अपनी वीडियो पे और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस टाइम तक हमने अभी तक 1947 को पढ़ा, 1952 तक 53 तक हम पहुंचे थे, जहां पर हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म हुआ, किस तरीके से लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए एक चैलेंज पोज किया गया कि कैसे वो फॉर्म हो, कैसे जैसे आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ था और धीरे धीरे लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही जो है सारे स्टेट्स को फॉर्म किया गया। अब हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। जब 1952-51 का दौर आया था, बेसिकली 1950 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गई थी, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था नेशन बिल्डिंग का। हमने 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में ही, यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। नेशन को बिल्ड करना ही उस टाइम का सबसे बड़ा जो था वो चैलेंज था। अब इस चैलेंज को पूरा कैसे किया जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं, अगर मैं चाइना की बात करूं तो वहां पर वन पार्टी सिस्टम जो है वो चलता है, सिर्फ वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो एग्जिस्ट करती है। या फिर अगर मैं बात करूं हमारे न्यू बॉर्न नेबर पाकिस्तान की, वो भी एक इस्लामिक कंट्री में चेंज हो गया था, जो मिलिट्री डोमिनेंस के अंडर आ गया था, कहीं से भी वहां पर डेमोक्रेसी नहीं चल रही थी। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस डेट तक डेमोक्रेसी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में ही चली थी। जब कोई चीज किसी रिच लिटरेट कंट्री में चल रही होती है तो एक इलिटरेट कंट्री के लिए भी उसके लिए एस्पायर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जैसे कि पूरी दुनिया उस इंसान पे हंसती है जो अपनी हैसियत से बाहर की बात करता है या उस अचीवमेंट को अचीव करने के सपने देखता है, बिल्कुल उसी तरह इंडिया के ऊपर भी सारी दुनिया जो है वो हंसी थी कि एक इलिटरेट कंट्री होते हुए भी वो नेशन बिल्डिंग को डेमोक्रेसी के पाथ पर चलाने के बारे में कैसे सोच सकता है। बट इंडिया के जो लीडर्स थे उनको चैलेंजेस की कुछ आदत सी हो गई थी। अब जैसे पार्टीशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि अब हम इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करेंगे और डेमोक्रेसी को अपनी कंट्री के अंदर चला कर दिखाएंगे। बहुत बड़ा चैलेंज जो था वो डेमोक्रेसी का चैलेंज था, जिसे वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एम्बाइब करे बैठे थे कि हम तो डेमोक्रेसी को ही एक्सेप्ट करने वाले हैं, डेमोक्रेसी से नीचे हमें कुछ भी नहीं चाहिए अपनी कंट्री के अंदर। इस पाथ को फॉलो करते हुए उन्होंने डेमोक्रेसी को जो है चुना और इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया और सुकुमार सेन जी जो हैं वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए इंडिया के। अब इलेक्शन कमीशन आ गया, डेमोक्रेसी को चुन लिया गया, तो क्या इलेक्शंस कंडक्ट कराना आसान हो गया था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंट्री तो इलिटरेट थी, पार्टीशन हुआ था, लोगों को डर था। इन सब कंडीशंस में इलेक्शंस कराना बहुत ज्यादा मुश्किल था और ऐसे ही कई सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमारी इलेक्शन कमीशन के सामने आए। कुछ चैलेंजेस जो थे उनको मैं अभी डिस्कस करूंगी। सबसे पहला चैलेंज था टाइम और एनर्जी का। ऐसा लग रहा था जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड जो आज तक डेमोक्रेसी को चलाता आया है, उसमें डेवलपिंग वर्ल्ड अगर डेमोक्रेसी की बात करता है तो वो अपना टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट कर रहा है। एक ऐसी तरफ हम अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे थे जहां दुनिया के हिसाब से हमें फेलियर मिलना ही मिलना था।
और कहीं अगर आपको पहले ही कह दिया जाए कि ये एग्जाम मत लिखो, आप इसमें फेल हो जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं इसकी प्रिपरेशन में जितना भी टाइम लगा रहा हूँ ये फ्रूटफुल है या फिर वेस्टेज है। और अगर आपको पहले ही कह दिया जाए कि ये वेस्टेज है, तो आपके एफर्ट्स भी कम हो जाएंगे और आपके मन में डर भी बैठ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ भी हुआ था। इंडिया को बहुत क्लियरली कह दिया था कि आप जो ये कर रहे हो, इट इज नथिंग बट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और कहीं ना कहीं इंडियन लोगों ने भी इस चीज को मान लिया था कि हम डेमोक्रेसी के पाथ पर नहीं चल सकते, क्योंकि हम इलिटरेट कंट्री हैं, हम पुअर कंट्री हैं, और इसलिए हम जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं इस डेवलपमेंट की तरफ, वो सब वेस्टेज ही है। तो जो नेक्स्ट चैलेंज इलेक्शन कमीशन को फेस करने को मिला वो था सस्पिशन का चैलेंज। अब सस्पिशन किस चीज को लेकर के, नया नया पार्टीशन हुआ था, नए नए लोग डरे हुए थे, अपनी इंफॉर्मेशन रिवील करने से डरते थे। तो कहीं ना कहीं जब सर्वे के लिए इलेक्शन कमीशन के लोग आए तो वो अपनी घर की लेडीज के नाम बताने से डरते थे, क्योंकि हमने देखा कि पार्टीशन के टाइम कितनी सारी जो क्राइम है वो विमेन के साथ किए गए, चिल्ड्रन के साथ किए गए। तो जब भी उन्होंने नाम पूछा तो वाइफ ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो, ये नाम मिले। और आप सोचिए खुद इलेक्शन कमीशन जो है वो ये तो लिख करके नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक इंडियन सिटीजन होने के नाते उन्हें उस सिटीजन की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस सस्पिशन के रहते हुए भी बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फेस किया। नेक्स्ट जो चैलेंज था वो था इलिटरेसी। अब क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री को बिलोंग करते थे जहां पर लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, वहां पर लोगों को इलेक्शंस की, डेमोक्रेसी की वैल्यू समझाना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। प्लस पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको पता नहीं था कौन से पेपर पे साइन कर रहे हैं या अंगूठा लगा रहे हैं। सो वो भी एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम थी जो इलेक्शन कमीशन ने फेस की। नेक्स्ट, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। अब क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, सबको रजिस्टर करना है, सबको जो है वो कन्विंस करना है फॉर दिस डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, सबको ट्रेन करना है। सो ट्रेनिंग भी एक काइंड ऑफ चैलेंज ही बन गया। सो इलेक्शन कमीशन जो है उसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। साथ ही साथ इकोनॉमी इतनी ज्यादा अंडर डेवलप थी कि इलेक्शंस के लिए पैसे निकालना, खर्चा करना, वो भी एक तरह की वेस्टेज ही लग रहा था कि हमारे पास तो खाने को नहीं है, हम माल नरिश कंट्री थे उस टाइम, और हम इलेक्शन जैसी चीज पे इतना पैसा लगाने वाले थे। तो ये भी एक तरह का सस्पिशन जो है वो पैदा कर रहा था। सो अभी तक हमने कुछ चैलेंजेस पढ़े हैं, जिसमें पहला जो हमने पढ़ा वो था वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, कि किस तरीके से टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा था, ऐसा लोगों को लग रहा था। किस तरीके से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, सबको रजिस्टर करने में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। सस्पिशन था बिकॉज पार्टीशन हुआ था और बहुत ज़्यादा लोग डर रहे थे, अपने घर की विमेन के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील करने में भी उनको सस्पिशन फील हो रहा था। इलिटरेसी थी तो लोगों को पढ़ने लिखने और समझने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और उन्हें उस चीज़ के लिए कन्विंस करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। इकोनॉमी डिप्राइव्ड थी, जिसकी वजह से पैसा और खर्चा निकालना इलेक्शंस का भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सो इन सब चैलेंजेस के होते हुए भी इलेक्शंस को कराने की जो डिटर्मिनेशन थी, जो डेमोक्रेसी को लाने की डिटर्मिनेशन थी, उसने ही कहीं ना कहीं 1951 और 52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस की नींव रखी इंडिया के अंदर। बट ये नींव रखना इतना भी आसान नहीं था। इवन हमारे यहाँ के जो न्यूज़ राइटर्स थे, एडिटर्स थे, वो भी इसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। ऑर्गेनाइजर नाम की एक मैगजीन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने के लिए नेहरू रहेंगे भी या नहीं, नोबडी नोज। किसी ने इसे बिगेस्ट गैम्बल इन द होल हिस्ट्री कहा कि ये सबसे बड़ा जुआ है जो इंडिया खेलने जा रहा है और इसमें वो डेफिनेटली हारेगा। तो बाहर की कंट्रीज तो छोड़िए, यहाँ पर भी इंडिया में भी लोगों को सस्पिशन था कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट सबको बहुत बड़ा शॉक और सरप्राइज मिला जब 1951 और 52 में हमने बहुत ही सक्सेसफुली इलेक्शंस भी कराए, कैंपेनिंग हुई, पोलिंग हुई, रिजल्ट्स भी आए और बहुत ही फेयर मैनर में जो है हमने इलेक्शंस को कंक्लूड किया और हमारी कंट्री भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। फाइनली टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस चीज को स्टैंप लगाई कि हाँ, हमारे यहाँ इलेक्शंस बहुत ही सक्सेसफुली हुए हैं और ये पूरी हिस्ट्री में एक लैंडमार्क था कि एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वहाँ पर इलेक्शंस इतने अच्छे से कराए गए हैं।
सो ये था हाफ ऑफ द चैप्टर जिसमें हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा कि किस तरीके से इलेक्शंस जो हैं वो टेक ओवर किए गए और कैसे इंडिया में पहली बार इलेक्शंस की नींव रखी गई। इसी का पार्ट 2 बनेगा जिसमें मैं कांग्रेस डोमिनेंस और कांग्रेस किस तरीके से उभर कर आई इन इलेक्शंस में और कैसे वो आगे बढ़ी, फिर उसने डाउनफॉल देखा, वो सारा प्रोसेस हम इन द कमिंग वीडियोस डिस्कस करेंगे। सो पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर जो है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। आई विल शो यू द नोट्स जिनको आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। सो चलिए पहले नोट्स को देखकर समझ लेते हैं। Okay, so we are going to discuss about era of one party dominance. सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो डेफिनेटली नेशन बिल्डिंग का चैलेंज था, डेमोक्रेसी को लाने का चैलेंज था और इंडिया ने एक डिफिकल्ट पाथ चुना था। इलेक्शंस जो थे वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के अपॉइंट होने के बाद कंडक्ट किए गए। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो चैलेंजेस आए इलेक्शन कमीशन को वो थे टाइम और एनर्जी की कंजम्पशन, सस्पेशन, इलिटरेसी, ट्रेन करना सारे ऑफिशियल्स को, पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था और इकोनॉमी जो थी वो डिप्राइव्ड थी। तो बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी कंज्यूम होने का सस्पिशन था, डर था। सस्पिशन था अपनी लेडीज़ के नाम वगैरह और उनकी इंफॉर्मेशन रिवील करने का। इलिटरेट कंट्री थी तो पढ़ने लिखने में दिक्कत थी। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। देन ट्रेन करना सारे ऑफिशियल्स को क्योंकि पहली बार इलेक्शंस हो रहे थे और इकोनॉमी में इतना पैसा ही नहीं था कि इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सके। इंडियन एडिटर ने इसको एक बिगेस्ट गैम्बल कहा गया इन द हिस्ट्री। ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने इसे कहा कि नेहरू जो हैं वो रिपेंट करेंगे इसे और पता नहीं इसे रिपेंट करने के लिए वो रहेंगे भी या नहीं। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थे वो फाइनली 1951 से 52 के बीच कराए गए। कैंपेनिंग हुई, पोलिंग हुई और काउंटिंग भी हुई। कॉम्पिटेटिव थे, बहुत सारी पार्टीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया एंड बहुत ज़्यादा फेयरली भी इनको किया गया। सो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि फाइनली सारा स्केप्टिसिज्म, सारा जो शक था वो खत्म हुआ और डेमोक्रेसी जीत गई और ये जो है लैंडमार्क बने इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। वेलकम बैक गाइज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपका पार्ट 1 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें मेरे चैनल को। और अगर आपको ऑनलाइन बैच में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज ज़रूर भेजिए। मैं आप लोगों से फेस टू फेस इंटरैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ एंड आई होप बहुत जल्दी वैक्सीन आएगी और हम सब फेस टू फेस मिल पाएंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू, आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो, गुड बाय।